नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की। तेलंगाना, आप जानते हैं कि 2014 में तेलंगाना एक अलग प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। और ये भी आपको पता होगा कि लंबे संघर्ष के बाद तेलंगाना स्टेट बना। और जब तेलंगाना स्टेट बना तो उसके पहले मुख्यमंत्री बने के चंद्रशेखर राव, जो आज भी मुख्यमंत्री हैं। तो 14 से 23 तक, अब तक लगातार के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पहले उनकी पार्टी थी टीआरएस, जिसको अब उन्होंने कर दिया है बीआरएस। तेलंगाना राष्ट्र समिति से नाम बदल करके कर दिया है भारत राष्ट्र समिति। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता रही लंबे समय, तो जाहिर है तेलंगाना स्टेट जब बना तो कांग्रेस वहाँ दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पे खड़ी हुई, और आज भी वो दूसरी बड़ी पार्टी है। और बीजेपी का आधार वहाँ बहुत नहीं है, तो बीजेपी जो है वो तीसरे चौथे नंबर पर है। वहाँ पे जो AIMIM है, जो ओवैसी जी की पार्टी है, उसका भी कुछ आधार है, क्योंकि जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, उसमें बड़ा उनका प्रभाव है। वहाँ के सांसद हैं वो ओवैसी साहब। उसके बाद बीजेपी है। तो ये चार पार्टियों के बीच जो है मूल तौर पे, और भी वहाँ दूसरी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन मूल तौर पे ये चार पार्टियां हैं। वहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी का भी आधार बताया जाता है कुछ सीटों पर। खास करके एक IPS ऑफिसर है, उन्होंने वहाँ पे मोर्चा संभाला हुआ है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। तो इस बार का चुनाव ज़्यादा रोमांचक इसलिए है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव, उसमें दृष्टि जो है 2024 के लोकसभा चुनाव पर। चूंकि स्टेट में बदलाव लाना है या नहीं लाना है वो सेकेंडरी हो गया है अभी। सबसे बड़ी बात हो गई है कि क्या दिल्ली में सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी, और पूरे देश की यही चिंता है। क्या 2024 में भी नरेंद्र मोदी की सरकार होगी, या 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। हालांकि जो बीआरएस है वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, वो एनडीए के साथ भी नहीं। तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा जब आप किसी राष्ट्रीय गठबंधन में नहीं हैं, तब बीआरएस पे कितना प्रभाव पड़ेगा, और इस विधानसभा चुनाव के बाद बीआरएस किस तरफ जाएगी, ये भी अपने आप में एक चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है, विमर्श का विषय है। तो आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बोरा साहब, नमस्कार। दिनेश के बोरा साहब का अपना डिजिटल चैनल है, दिनेश के बोरा न्यूज टाइम नाम से, और अलग अलग चैनलों पे लगातार जो है वो बेबाकी के साथ राजनीतिक परिदृश्य को हमारे सामने रखते हैं। बेहद ज़हीन पत्रकार है, बहुत बारीक बिंदुओं पर ध्यान रखते हैं, और तेलंगाना के बारे में विशेष वो जो है अध्ययन है उनका। बोरा साहब, जो तेलंगाना की स्थिति है, 119 सीटें हैं विधानसभा की, और मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीआरएस के बीच है, यानी भारत राष्ट्र समिति के बीच है। क्या आपको लग रहा है, किस तरीके का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ चुनाव जो है वो 30 नवंबर को है। आज जो है 12 नवंबर हो गया है, 30 नवंबर को चुनाव है, 18 दिन के करीब बाकी हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं वहाँ के राजनीतिक हालात को? तेलंगाना अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वो सबसे आखिर में उनका चुनाव होगा और फिर 3 दिन बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। 30 नवंबर को है। तेलंगाना को समझने के लिए थोड़ा-सा हमें, अगर उसका एक मैप सामने हो तो हम उसको थोड़ा-सा हम ला सकते हैं, तो आपको एक आइडिया देना शुरू करेंगे कि अगर किसी भी स्टेट को समझना हो तो सबसे पहले उसकी जो एक ज्योग्राफी होती है उसको मोटा-मोटा अगर आप समझ लेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आप जाएँगे तो ईस्टर्न यूपी है, सेंट्रल यूपी है, वेस्टर्न यूपी है। वैसे तेलंगाना के अंदर जो उनके नक्शा आपके सामने है, आप पाएँगे कि उसमें जो सदर्न पार्ट है नीचे वाला वो आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। जो वेस्टर्न पार्ट, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो कर्नाटक से लगा हुआ है। जो ऊपर का हिस्सा निजामाबाद, आदिलाबाद का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, वो महाराष्ट्र से लगा हुआ है। और इसके अलावा जो खम्माम और भद्राद्री जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सारे के सारे जो है आंध्र प्रदेश नीचे वो लगे हुए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये स्टेट जो है 4 स्टेट से घिरा हुआ है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से। इस स्टेट की बुनियाद दरअसल एंटी आंध्रा मूवमेंट से होती है और केसीआर उसके मुख्य प्रणेता थे।
अब करीब-करीब उस बात को 10 साल हो गए हैं, तो वो जो एक फ्लेयर अप होता था, वो अब उतर चुका है कि एंटी आंध्रा के नाम पर केसीआर को वोट मिले, वो इस बार नहीं मिलेंगे। तो वो एक तरह से क्या कहा जाए कि जो बबल था वो शांत हो चुका है। अब मुद्दों पर बात होगी। तेलंगाना में ये भी समझने की ज़रूरत है कि वहाँ की पॉपुलेशन 3.5 पौने 4 करोड़ के बीच में है, जो 2011 के आंकड़े हैं। इसमें हिंदू पॉपुलेशन लगभग 85% है और मुस्लिम पॉपुलेशन सब्सटेंशियल है, 13% है। तो उनका वोट बैंक भी काफ़ी मायने रखता है। लेकिन एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है यहाँ पे धनंजय जी। अगर हम शहरी तेलंगाना में जाते हैं, तो वहाँ पर आप पाएँगे कि हिंदुओं की जो संख्या है लगभग 70-71% ही है और मुस्लिम की संख्या 25% हो जाती है। क्रिश्चियन की संख्या 2.25% है, लेकिन जब आप रूरल तेलंगाना में जाते हैं, तो वहाँ हिंदुओं की संख्या करीब-करीब 94% हो जाती है और मुसलमानों की संख्या सिर्फ 5.5% रह जाती है। इसका मतलब कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बताना चाहूँगा इसके अंदर। अगर आप इस नक्शे के अंदर आप देखें, आदिलाबाद बिल्कुल टॉप में महाराष्ट्र से लगा हुआ है। वहाँ पर 35.5% मुस्लिम पॉपुलेशन है। हैदराबाद बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, उसमें 30.1 मुस्लिम पॉपुलेशन है। करीमनगर, बिल्कुल ये भी आप टॉप से थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो आपको येलो कलर में मिलेगा, वहाँ पे 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है। खम्बाम, जो बिल्कुल नीचे राइट में आपको मिलेगा ब्लू कलर के अंदर, जहाँ कांग्रेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, वहाँ पर 16% मुस्लिम पॉपुलेशन है। नीचे अगर बॉटम पे आ जाएँगे बिल्कुल तो महबूब नगर आता है। महबूब नगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से बीजेपी पिछली बार हारी थी और यहाँ पर 34% मुस्लिम पॉपुलेशन है और इसी ध्रुवीकरण के आधार पर बीजेपी वहां पर अच्छे वोट लेने में कामयाब हुई थी। निजामाबाद की सीट भी, आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर 3 और सीटें बीजेपी ने जीती थी। निजामाबाद भी, वो भी महाराष्ट्र के साथ थोड़ा ऊपर लगता हुआ है, वहां भी 38% मुस्लिम पॉपुलेशन है। आप पाएंगे जहां भी निजामाबाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र से लगा हुआ, आदिलाबाद महाराष्ट्र से, ये दोनों सीटें जो थी ये बीजेपी की सीटें थी लोकसभा में। जो करीमनगर की सीट है वो भी बीजेपी की सीट थी और नीचे महबूब नगर में वो क्या कहते हैं कि रनर्स अप रहे थे। लेकिन हैदराबाद के अंदर 2 सीटें हैं, एक सिकंदराबाद की सीट है और एक ओल्ड हैदराबाद की सीट है। ओल्ड हैदराबाद ओवैसी साहब की सीट है और सिकंदराबाद की सीट बीजेपी ने छीन ली थी। तो एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन के अंदर। अगर हम उसके एक जातिगत उसमें जाएँ तो हम पाएँगे कि यहाँ पर ओबीसी की पॉपुलेशन लगभग 48% है, ऑलमोस्ट आधे हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चंक यहाँ पर दलितों का है, एससी का है, यानी कि 17% पॉपुलेशन है और जो ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत है यहाँ पर 11% है, तो जनरल करीब 23% है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हालांकि पार्टियां तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और केसीआर की जो बीआरएस है वही है, जो भारत राष्ट्र समिति है। लेकिन अभी जैसे मोदी जी गए हुए थे, तो उन्होंने वहां पर, अगर मैं जाति के हिसाब से कुछ आपको परसेंटेज बताऊं, तो इसमें कापू है जो 14 से 16% है, मडिगा जो कि दलित एससी है, 9% की पॉपुलेशन है और हर व्यक्ति उनको कोट करना चाहता है कि ये दलित पॉपुलेशन कहाँ जाएगी। बंजारा 4 से 5% है, बनिया, माला और कलाल 4% है, ब्राह्मण 3% है, कुर्मी 2.4% है। मोदी जी, केसीआर और कांग्रेस तीनों दलितों के वोट लेना चाहती हैं। अब वहां पर एक सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही है, एससी कैटेगरी भी, कि उनको भी बांट दिया जाए और वहां पे एक संस्था है मडिगा रिजर्वेशन पोराता समिति, और ये चाहते हैं जिनकी दलितों के अंदर जो आबादी है 60% की है, वो इस समय मोदी जी उनको कोट कर रहे हैं और उनका नाम है कृष्णा, और वो चाहते हैं, कृष्णा मडिगा उनका नाम है, वो चाहते हैं कि ये सारा मडिगा वोट जो है एक किस्म से कलेक्टिवली मोदी जी के पक्ष में चला जाए, यानी कि बीजेपी के पक्ष में चला जाए। मोदी जी इस बात को भी याद दिला रहे हैं कि केसीआर ने वादा किया था कि मैं जब तेलंगाना बनेगा तो एक दलित को सीएम बनाऊंगा, तो वो उस वादे से पीछे हट गए और खुद सीएम बन गए। तो लेकिन केसीआर की जो दलित बंधु स्कीम थी बड़ी पॉपुलर रही और उसने काफी उत्थान किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके काउंटर के लिए एक नई स्कीम लेके आए, दलित रत्ना के नाम से। ये सारा चक्कर था। दूसरा, कांग्रेस ने एक वादा किया है कि वो जो एससी और एसटी की पॉपुलेशन उसके हिसाब से 18% और 12% की रिजर्वेशन देंगे। फिलहाल कानून के हिसाब से 15% और 7.5% की रिजर्वेशन उनके लिए दी जाती है। जैसे मैंने बताया कि मडिगा की जो पॉपुलेशन है वो
9% है कुल मिला के जो एससी कैटेगरी है, लेकिन उसमें 60% मडिगा आते हैं और बहुत इन्फ्लुएंशियल है। 20 से 25 सीटों पर उनका बड़ा प्रभाव है और मोदी जी शायद उन्हीं को वहां पर एड्रेस कर रहे हैं और बार-बार मडिगा का नाम लेके कि हम मडिगा को ऊपर लाएंगे, उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। मुझे लगता है 8-10 वादे तो उन्होंने 1-2 दिनों के अंदर जो मीटिंग हुई है उसके अंदर उन्होंने कर दिए हैं। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कास्ट है जो मोस्टली वो कास्ट है तो आंध्र प्रदेश की, इसको कम्मा कहते हैं। कम्मा की पॉपुलेशन भी करीब-करीब 16 लाख है। अब आबादी चूँकि तेलंगाना की कम है, 3.5 पौने 4 करोड़ ही है, तो उसमें 16 लाख की पॉपुलेशन जो है, वो बड़ी पॉपुलेशन है और करीब वो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को प्रभावित कर सकती है। और ये 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें खास तौर से खम्माम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाती हैं और उसके अलावा कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये बड़ी प्रोमिनेंटली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 सीटें भी कम्मा कम्मा जो कम्युनिटी है बेसिकली वो तेलुगु देशम वाली कम्युनिटी है, वो चंद्रबाबू नायडू वाली है। इसलिए आप हमेशा पाएँगे अगर नक्शा मुझे आप थोड़ा-सा वापस से लेकर आएँगे, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आंध्र प्रदेश से लगते हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं नीचे वाले, जिसमें खम्माम है, नालगोंडा है, महबूबनगर है, ये आंध्रा को टचिंग यहाँ पर टीडीपी का प्रभाव है। तो आप हमेशा पाएँगे कि खम्माम और नालगोंडा के अंदर जो टीडीपी के प्रत्याशी आते हैं, हालाँकि टीडीपी यहाँ से वाइप आउट हो चुकी है, लेकिन ये आंध्रा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर टीडीपी हमेशा अच्छा करती आई है और उनको कुछ ना कुछ सीटें और वोट मिलते आए हैं। ये वो एरिया भी हैं खम्माम के और नालगोंडा के, जो बेसिकली कांग्रेस के प्रभुत्व वाले भी हैं और यहाँ पे जितनी भी रैलीज़ हुई हैं कांग्रेस की, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुई हैं। अब कम्मा जो कम्युनिटी है बेसिकली वो मैंने बोला 16 लाख है, 10 असेंबली को वो प्रभावित करते हैं। और ये एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, आपने इनकी कास्ट जो नाम सुनेंगे राजू हैं, रेड्डीज़ हैं, वेलामा हैं, ये सारे के सारे कम्मा कम्युनिटी से आते हैं। बहुत इन्फ्लुएंशियल है मैं आपको बताऊँ और ये रेड्डी कम्युनिटी आप सोचेंगे कम्मा कम्युनिटी जो है, अमेरिका में बहुत इन्फ्लुएंशियल है, उनके बहुत ऊँचे-ऊँचे पदों पर इनके लोग बैठे हैं कि हम कहते हैं ना आंध्र से बहुत पॉपुलेशन तेलुगु पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अमेरिका में है, तो कम्मा कम्युनिटी से आपको वो ज़्यादा लोग वहाँ पर मिल जाएँगे। अब आते हैं कि क्या हो सकता है? अगर वोट परसेंटेज देखा जाए तो 2019 के अंदर और 2018 में अगर किसी एक पार्टी की स्थिति सुधरी तो वो कांग्रेस की थी। 2018 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस का जो वोट बैंक था 28.4 था। 2019 में सबके वोट कम हुए एक्चुअली, किसी का वोट नहीं बढ़ा, सिर्फ कांग्रेस का बढ़ा और वो वहां से बढ़कर 29.4% के ऊपर आ जाती है 2019 के अंदर। ये एक राइजिंग फैक्टर था कि कांग्रेस का एक बेसिक जो वोट बैंक था अप्रॉक्सीमेटली 30%, वो 2018 में भी इंटैक्ट रहा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इंटैक्ट रहा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा डेंट मारा था और 4 सीटें लेके चली गई थी। लेकिन न जाने क्या हुआ है कि पिछले 5 वर्षों में पूरे के पूरे परिदृश्य से तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी जो है वाइप आउट हो गई है। उनका जो प्रभाव क्षेत्र थे आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर और महबूबनगर या हैदराबाद जो था, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर था। उनके पास कोई लीडरशिप नहीं बची, एक भी लीडर नाम का नहीं है। एकमात्र व्यक्ति जिसके सहारे वो ऊपर आना चाह रहे थे उसका नाम था टी राजा सिंह, अभी और तो कोई बचा नहीं है। टी राजा सिंह अपनी सांप्रदायिक वक्तव्यों के कारण और मोहम्मद साहब के खिलाफ जो वक्तव्य दिए थे उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कि अभी चुनाव में देखा कि अब तो कुछ चल नहीं रहा है तो उनका सस्पेंशन रिवोक किया गया और हैदराबाद के पास गोशा महल की सीट उनको दे दी गई ताकि हिंदू मुस्लिम के द्वारा उस सीट को जीता जा सके। अब सवाल पैदा होता है कि तेलंगाना के अंदर केसीआर कहां खड़े हैं? देखिए, केसीआर की जो स्कीम्स हैं दलितों के बारे में हो, ट्राइबल्स के बारे में हो, आम जनता के बारे में प्रभावी रही हैं और उन्होंने जो पर एकड़ के हिसाब से, हेक्टेयर के हिसाब से जो कृषकों को यानी कि फार्मर्स को जो पैसे देने वो भी दिए। तो वेलफेयर स्कीम्स के अंदर केसीआर कभी पीछे नहीं रहे। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत करप्शन की भी है कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से कांग्रेस को अपना जो होल्ड है उसको वापस लाने में सफलता मिल रही है। ये एक नेक एंड नेक रेस चल रही है इस टाइम वहां पे। हम ये नहीं कह सकते कि आखिरी हफ्ते के अंदर कांग्रेस आगे निकल जाएगी या फिर बीआरएस यानी कि केसीआर आगे निकल जाएंगे। कविता रेड्डी का केस भी बहुत प्रमुखता से ऊपर आ रहा है, लेकिन आम जनता से अगर पूछो वहां पर जमीन पर जाके कि क्या वो बीआरएस को या केसीआर को बीजेपी की बी टीम समझते हैं, तो वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। वो जमीन पे वो राजनीति नहीं हो रही है।
मुझे अभी लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मौका है, खासतौर से जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासतौर से मुलुगु है, भद्राद्री है, नालगोंडा है, सूर्यापेट है और नगर कुर्नूल है। यहाँ पे वो अच्छा करेगी। इसके अलावा कांग्रेस उन जगह पे भी अच्छा कर सकती है जो सेंट्रल कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें जलगांव है, यदाद्री है, वारंगल है और वारंगल अर्बन भी है और महबूबाबाद, यहाँ पर कांग्रेस अच्छा करेगी। लेकिन जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के साथ चलते हुए आदिलाबाद, निजामाबाद, निर्मल, करीमनगर, मंचिरियल, जगतियाल, यहाँ पर मुझे लगता है कि बीआरएस बहुत स्ट्रांग है। उसको इतना जल्दी अप्रूव करना आसान नहीं होगा। अगर 25 तारीख को यानी कि अगर 23 तारीख को राजस्थान का जो प्रचार बंद हो जाएगा और 25 को उनका इलेक्शन है, तो 23 तारीख और 28 तारीख के बीच में अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर रैली की एक कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20 रैली कर पाते हैं दोनों मिलके कि 5 दिन में 2-2 रैली करें, तो अगर 20 रैलीज कर पाते हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि बाजी पलट जाएगी। सिर्फ राहुल और प्रियंका ही दो ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। एक तीसरा चेहरा भी है, मैं आपको बताऊं, जो वहां पर प्रभावित कर रहा है। तीसरा चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे का। चूंकि दलित पॉपुलेशन काफी बड़ी है, 17% की दलित पॉपुलेशन है यहां पर और 11% की एसटी ट्राइबल पॉपुलेशन है। ओबीसी हालांकि 48% है, लेकिन जिस पार्टी को भी 17% के एससी वोट मिलेंगे या एसटी के जो 11% मिलेंगे, वो पार्टी आप कह सकते हो पोडियम के ऊपर पहुंच जाएगी, विक्ट्री पोडियम के ऊपर पहुंच जाएगी। ये मेरा मानना है यहां पर। इसलिए मोदी जी भी मदीगा जो है उनको एक तरह से अपने हिस्से में लाने के लिए प्रयासरत हैं। कांग्रेस भी प्रयासरत है। थोड़ा असर आप पाएंगे कि यहाँ पर डीके शिव कुमार वो काफी एक्टिव और सिद्धारमैया जो कर्नाटक हैदराबाद कर्नाटक का एरिया है जिसके अंदर सांगारेड्डी, विकाराबाद, नारायणपेट के और जोगुलांबा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर इनका प्रभाव पड़ सकता है और कुछ तेलुगु वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं। जहां तक ओवैसी साहब की बात है तो उनका जो पूरा का पूरा पैठ है, 6-7 असेंबली सेगमेंट्स हैं हैदराबाद के अंदर, सिर्फ वहीं तक उनकी पैठ है, वहीं 4-5 सीटें वो जीत जाएंगे। लेकिन इस बार हो सकता है कि ओवैसी साहब को कड़ा सामना करना पड़े और उनकी सीटों की संख्या डाउन होकर 3-4% पे आए। हालांकि चूंकि मैंने आपको बताया कि हैदराबाद में जो उनकी पॉपुलेशन है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत हाई है, मैं फिर से बता देता हूँ, 30.13%, 30% है। तो ये 30% की पॉपुलेशन बहुत बड़ा चंक होता है जो मुझे लगता है कलेक्टिवली मिलकर सारा का सारा उनके पास चला जाता है, ओबीसी के पास चला जाता है। लेकिन उसका फायदा बीजेपी को साइबराबाद के अंदर मिलता है, जिसको सिकंदराबाद सीट कहा जाता है। वहां पर इस पोलराइजेशन के बरस क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू मुस्लिम जो है पूरा डिवाइड हो जाता है हैदराबाद के अंदर। और इसका क्लासिक एग्जांपल है कि साइबराबाद यानी कि सिकंदराबाद की सीट बीजेपी को और हैदराबाद की सीट ओवैसी को कंप्लीट डिवीजन है वहां पर। अ, अभी मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि अभी रेस जो है नेक एंड नेक है। कौन आखिरी हफ्ते में आगे निकलेगा उसको मैं भी वॉच कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है जो हैदराबाद में रहते हैं। आज सुबह मेरी 2 लोगों से बात हुई जो हैदराबाद में रहते हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं वो। वो कहते हैं कि अभी कहना मुश्किल है क्योंकि केसीआर पूरी तरह से ज़मीन पर हैं, उनका बेटा भी ज़मीन पर है और उनका प्रचार-प्रसार में कोई कमी नहीं है। केसीआर खुद 2 सीटों से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा-सा फिंगर क्रॉस रखनी चाहिए। बीजेपी तो है ही नहीं यहाँ पर पिक्चर में। मैक्सिमम सीटें जो बीजेपी ले पाएगी यहाँ पर 4 से 5 सीटें, इससे ऊपर नहीं ले पाएगी। उनका जो वोट बैंक जो कि पहले करीब-करीब 6.9% था असेंबली में और लोकसभा में वो 17 दशमलव मेरे पास है फिगर ये 19.4% हो गया था। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बीजेपी फिर से 10% के नीचे आ जाएगी यहाँ पर, वो 19% के आसपास नहीं जाएगी। तो 4 से 5 सीटें अगर कहीं वो ले जाएँ और वो 4 से 5 सीटें भी उसमें एक आधी सीट तो हैदराबाद सिटी से आएगी और एक आधी उनकी आदिलाबाद, निजामाबाद और करीमनगर की जो उनकी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी है, तो ध्रुवीकरण के नाते। लेकिन इस पर एक बड़ी अच्छी बात है धनंजय जी कि ज़मीन पर ध्रुवीकरण बहुत कम नज़र आ रहा है। वो जो पोलराइजेशन भाजपा करती थी हिंदू मुस्लिम का, वो इस समय बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं और महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, कृषकों की जो समस्या है, बिजनेसमैन की जो समस्या है, वहाँ आईटी कैपिटल बहुत बड़ा है, तो आईटी का एक बहुत बड़ा
लाखों एम्प्लॉयज वहां काम करते हैं आईटी सेक्टर के अंदर, एंटरप्रेन्योर्स हैं या सैलरीड पीपल हैं, वेजेस वाले लोग हैं, वो एक बहुत बड़ा चंक है जो अक्सर बीजेपी के साथ चला जाता है, लेकिन वो सीमित है सिकंदराबाद तक, उसके बाहर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है वो सीमित रहेगा, उससे ऊपर नहीं रहेगा। जी धनंजय जी।